और हम आज के अपने कार्यक्रम की शुरुआत उन खबरों से करने जा रहे हैं जो मौसम से लेकर अर्थव्यवस्था तक आपको फील गुड फैक्टर दिलाएगी। जी हाँ, मौसम के मोर्चे पर राहत के संकेत हैं। कई पहाड़ी इलाकों में बरसात हुई है, जिसके बाद मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदला है। बिल्कुल, और इसी का तो इंतजार था। मौसम के अलावा वैसे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी अच्छी खबर आ रही है। आज LIC का IPO रिटेल निवेशकों के लिए लॉन्च हो गया है। IPO को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो वहीं अक्षय तृतीया पर सर्राफा बाजार में बम्पर खरीदारी हुई है। इन फील गुड वाली खबरों का पूरा ब्यौरा आज हम आपको चाय के साथ देंगे। तो देखिए, फील गुड वाली खबरों की झलकी आपने देख ली। अब पूरा ब्यौरा इन खबरों का आपको दे देते हैं। देखिए, पहले बात मौसम की। देश के ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी का प्रकोप कम होने लग गया है। आने वाले 1-2 दिन भी मौसम ऐसे ही सुहाना बना रहेगा। उम्मीद है कि शगुफ्ता पूरे महीने ऐसे मौसम सुहावना बने रहे, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्व भारत में लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। गर्मी में आंखों को ठंडक देने वाली तस्वीर। लवली मौसम का फील गुड कराने वाली तस्वीर। राहत की बारिश की उम्मीद जगाने वाली तस्वीर। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदलने लगा है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। चंद रोज पहले तक कांगड़ा भी गर्मी से बेहाल था, लेकिन कुदरत ने लोगों को बारिश की सौगात दे दी है। इस बारिश की वजह से कांगड़ा का पारा लुढ़ककर 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मैक्लोडगंज, धर्मशाला और दूसरे कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। 5 मई तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। जो पहाड़ गर्मी से तप रहे थे वो अब बरसात से सराबोर हैं। तपते पहाड़ों पर रह रहे लोग कई दिनों से बारिश की दुआ कर रहे थे। दुआ कबूल हुई तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज मौसम अच्छा है, बारिश होने के कारण काफी राहत मिली है। फील गुड कराने वाली तस्वीरें केदारनाथ से भी आई हैं। केदार घाटी के साथ ही पूरा रुद्रप्रयाग जिला बरसात से सराबोर है। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली ही है। गुड न्यूज ये भी है कि जंगलों में लगी आग भी इस बरसात से शांत हो गई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पर भी बरखा रानी मेहरबान हुई हैं। यहाँ भी देखते ही देखते मौसम सुहाना हो गया। भुवनेश्वर में भी लोग भीषण गर्मी से परेशान थे और राहत के लिए आसमान पर टकटकी लगाए हुए थे। बादल मेहरबान हुए, जमकर बरसे और तेज हवाओं ने पारे का पारा डाउन कर दिया। पहाड़ों की बारिश ने मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल दिया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आपके लिए भी शुभ समाचार है। फिलहाल यहाँ के मौसम ने गर्मी को कह दिया है बाय बाय। चटक धूप को कुंद करने वाले बादलों की टोली यहाँ आ पहुंची है। लिहाजा गर्मी से राहत मिलनी तय है। गुड न्यूज ये है कि अगले 2 से 3 दिन दिल्ली NCR के आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और फिजा में ठंडक रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज राजधानी दिल्ली में कई जगह हल्की धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बूंदाबांदी के आसार हैं। यानी मौसम सुहाना बना रहेगा और पारा नीचे गिरेगा। खास बात यह है कि तपिश झेल रहे उत्तर भारत, खासकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में बीते 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। 7 तारीख को एक बार फिर ये जो बारिश और यानी कि प्री मानसून गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली NCR के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई दे रही है, जो 5 तारीख तक जारी रहेगी। उसके बाद मौसम साफ होने लगेगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगा। ये जो ट्रफ रेखा बनी हुई है उत्तर भारत से पूर्वी भारत तक, इसका प्रभाव भी कम होने लग जाएगा। लेकिन अभी क्या होगा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई भागों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में भी हल्की बौछारें या गरज चमक देखने को मिल सकती है।
देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम मेहरबान बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत के राज्यों में तापमान थोड़ा कम होगा, लेकिन मध्य भारत में गर्मी से राहत के आसार नहीं है। दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के इस इलाके का मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। विदर्भ के एक दो विभागों में छुटपुट बौछारें या मेघ की गरज चमक हो सकती है। उसी तरह बादल की गरज चमक इस इलाके में यानी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और जो कोकण एंड गोवा है, ये इलाके अभी फिलहाल शुष्क रहेंगे। तो आने वाले दिनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम का ये मिजाज बना रहेगा। पारा काबू में रहेगा, थोड़े दिन के लिए ही सही, लेकिन गर्मी से ये राहत किसी सौगात से कम नहीं। कांगड़ा से अशोक रैना, केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल और दिल्ली से तेजश्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब शेयर मार्केट का रुख कर लेते हैं, क्योंकि LIC के IPO की बात हम यहां पर करेंगे, जिससे लेकर निवेशकों का उत्साह 7वें आसमान पर है और निवेशक लंबे समय से इसका इंतजार भी कर रहे थे। आज रिटेल निवेशकों के लिए लॉन्च हुआ है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 12:30 बजे तक पॉलिसी होल्डर कैटेगरी फुल हो गई थी। सबसे ज्यादा उत्साह LIC के कर्मचारियों में नजर आया। केवल यही नहीं, LIC के IPO में कर्मचारियों का कोटा भी 12:30 बजे तक 50% तक फुल हो गया। LIC की पॉलिसी हिंदुस्तान में घर घर की कहानी है। जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी साथ निभाने वाली ये बीमा कंपनी निवेश की दुनिया में ताल से ताल मिलाने बाजार में उतर चुकी है। निवेशकों को LIC के IPO का इंतजार बेसब्री से था, जो अब खत्म हो चुका है। वैसे तो 2021 भी बाजार में तमाम नए IPO की बहार लेकर आया था, लेकिन 2022 में आए LIC के IPO की बात ही कुछ अलग है। इस क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि शुरुआती 2 घंटे में ही LIC का IPO 30% सब्सक्राइब हो गया। LIC देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इसका गठन 1956 में हुआ था, जब 245 कंपनीज नेशनलाइज्ड हुए थे। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकिंग है कंपनी की। 65 ईयर ओल्ड है। जो AUM है वो 39 लाख करोड़ का है, जो कि पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बड़ा है। सवाल है कि LIC के IPO में ऐसा क्या है कि आज बाजार झूम रहा है और निवेशकों के चेहरे खिले हुए हैं। दरअसल LIC केवल एक कंपनी नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं की कथा है। देश में शायद ही ऐसा कोई मिडिल क्लास परिवार है जिसके पास LIC की कोई ना कोई पॉलिसी ना हो। एक आंकड़े के मुताबिक देश में LIC के 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं। 1 लाख कर्मचारी बीमा कंपनी के लिए काम करते हैं और करीब 12 लाख एजेंट LIC की सेवाएं ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों से लेकर बीमा धारकों के लिए इस IPO में बड़े आकर्षक ऑफर हैं। निवेश अक्सर जोखिम का विषय माना जाता है और इन्वेस्टर्स को सोच समझकर निवेश की सलाह दी जाती है, लेकिन LIC के IPO को लेकर जिस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, उसमें निवेशकों को जोखिम कम और फायदा भारी भरकम नजर आ रहा है। जानकारों का कहना है कि LIC की वैल्यूएशन ठीक है और भविष्य में कारोबार बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं। यही नहीं, अपर प्राइस बैंड के हिसाब से LIC की एम्बेडेड वैल्यू 6 लाख करोड़ के करीब बैठती है, जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले काफी कम है। ऐसे में LIC के शेयर का क्रेज निवेशकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। जाहिर है LIC के IPO की वजह से बाजार में बहार है और निवेशकों को मालामाल होने का तगड़ा मौका नजर आ रहा है। फिलहाल रिटेल निवेशकों के लिए LIC का IPO 9 मई तक खुला रहेगा। LIC बीमा धारकों को एक लॉट के लिए 13,335 रुपए लगाने होंगे। एक लॉट का साइज 15 शेयर का है। इशू साइज की बात करें तो ये करीब 21.13 करोड़ शेयर बैठ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिसी होल्डर के इशू का 10% यानी 2.21 करोड़ शेयर रिजर्व रखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सराफा बाजार की। इस बार की अक्षय तृतीया सराफा बाजार के लिए गुड न्यूज लेकर आई। कोविड के कारण 2 साल से जो बाजार सूखा पड़ा था, इस साल सारी कसर पूरी हो गई है। शगुफ्ता, बिल्कुल सही कहा रंजना ने। देखिए, लोगों ने जमकर ज्वेलरी खरीदारी की है। सराफा कारोबारी तो खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन लोग भी झूमने लग गए हैं क्योंकि इन लड़कियों ने भी खरीदारी की है। बता रही थी मैंने अपनी विश लिस्ट में डाला है। नहीं, वो अब ऑर्डर हो गई है। अच्छा, तो जल्दी रिंग आएगी ना वो।
नहीं अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं। और मैं करती रहती और हूँ। ये तो करती रहती है। चलिए, कोविड की देखिए पाबंदियां हटने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि बाजार की रौनक फिर से लौटेगी और ऐसा ही हुआ है। अक्षय तृतीया पर देश को मिली गुड न्यूज। शुभ मौके पर खूब चमका सराफा कारोबार। 2 साल के सूखे के बाद आई बहार। जैसी उम्मीद थी हुआ भी वैसा ही। इस बार अक्षय तृतीया ने 2 साल की कसर पूरी कर दी है। सराफा कारोबारियों के दिल में जो 2 साल की कसक थी वो भी मिट गई। 2 साल के बाद कोरोना की पाबंदियां हटी तो बाजार भी गुलजार हो गया। कारोबारियों को पहले ही उम्मीद थी कि इस बार टूट कर ग्राहक आएंगे और खरीदारी करेंगे। ग्राहकों ने ज्वेलर्स को मायूस नहीं किया। देश भर में जमकर सोने चांदी और ज्वेलरी की खरीदारी हुई है। सोने के दाम आसमान पर पहुंचने से भारी ज्वेलरी की डिमांड कम है। इसलिए अक्षय तृतीया पर ग्राहकों को लुभाने के लिए ज्वेलर्स ने हल्के जेवरों की अच्छी रेंज उतारी। इसका असर दिखा और खूब खरीदारी हुई। अब अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी के कारोबार का बही खाता भी आपके सामने खोलते हैं। अक्षय तृतीया पर देश भर में बिके 15,000 करोड़ के जेवरात। केवल दिल्ली में हुआ 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। दिल्ली के चांदनी चौक में ही 150 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी बिकी। 2 साल पहले 10,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। 2 साल के अंतराल के बाद अब देश के सभी सोने के व्यापारियों को लगता है कि उनके भी अच्छे दिन दोबारा शुरू हो गए हैं। इस बार पूरे देश में कस्टमर अक्षय तृतीया पर बहुत अधिक है। कुल मिलाकर के मोटा मोटा एक अंदाजा ये लगता है कि 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार इस बार हुआ है। हिंदुस्तान में अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की खरीदारी की परंपरा है। धार्मिक और ज्योतिष के नजरिए से इस दिन जेवरात की खरीदारी को शुभ माना जाता है। लेकिन 2020 में अक्षय तृतीया को भी कोरोना का ग्रहण लग गया था। कारोबार खासा प्रभावित हुआ। 2020 में लॉकडाउन होने के कारण सोने की बिक्री शगुन के रूप में केवल 5% यानी करीब 500 करोड़ के आसपास हुई थी। 2 साल तक बाजार सूखा ही रहा। अब जाकर स्थिति सुधरी है। अक्षय तृतीया पर पूरे देश में लगभग 15,000 करोड़ रुपए के सोने की खरीदारी हुई है। इस बार लगभग 2 वर्ष के अंतराल के बाद, क्योंकि 2 वर्ष में कोविड के कारण से बाजारों पर संकट था, दुकानें खुली नहीं थी, खुली थी तो उसमें कस्टमर नहीं आता था। लेकिन इस बार खुलकर के देश भर में सोने के व्यापारियों ने व्यापार किया। वैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर फील गुड वाली खबरें आ रही हैं। अप्रैल के महीने में निर्यात में 24% का उछाल आया है। पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक सामान और रसायन जैसे क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के कारण ये इजाफा हुआ है। इससे पहले जीएसटी कलेक्शन को लेकर भी गुड न्यूज आई थी। अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 1,68,000 के स्तर पर पहुंच गया। और अब अक्षय तृतीया पर सराफा बाजार चमक गया है। देश की अर्थव्यवस्था के लिए इससे अच्छी खबर और क्या होगी। चंडीगढ़ से ललित, लखनऊ से शिल्पी और दिल्ली से राम किंकर और तेजश्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं उड़ीसा, जहां पर पुरी में अक्षय तृतीया के मौके पर कल पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच चंदन यात्रा और रथ निर्माण की शुरुआत हुई। दरअसल ये चंदन यात्रा पुरी में 21 दिन तक चलती है और पुरी में रथ यात्रा का काफ़ी महत्व है। ये तो वैसे हम सभी जानते ही हैं, लेकिन इसके लिए रथ निर्माण का काम आज से तेजी पकड़ेगा। और इस मौके पर जगन्नाथ मंदिर के पुजारी मौजूद रहे। आस्था और भक्ति से सराबोर ये मनोहारी दृश्य भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी का है। भगवान जगन्नाथ के भक्त भक्ति के सागर में उतर चुके हैं। इक्कीस दिनों तक चलने वाले भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा शुरू हो गई है। भक्तों के समागम के बीच महाप्रभु चंदन यात्रा शुरू हुई। श्री विग्रह 21 दिनों तक नरेंद्र सरोवर में नौका विहार करेंगे। नरेंद्र सरोवर में नंदा और भद्रा नाव में बैठकर महाप्रभु की जल क्रीड़ा नीति शुरू हुई।
जगन्नाथ धाम में महाप्रभु की चंदन यात्रा के लिए नरेंद्र पुष्करणी को सजाया जाता है। चंदन यात्रा के दौरान महाप्रभु के प्रतिनिधि मदन मोहन, भूदेवी, श्रीदेवी, रामकृष्ण के साथ पंच महादेव नौका विहार करते हैं। वो कलियुग के धाम है, मुख्य धाम है। हर दिन हर काल में भगवान के यहाँ पर लीला चल रहे हैं। वो गर्मी की पवित्र लीला में भगवान अपने नौका विहार करके अपने श्रीअंग को शीतल करते हैं। यहाँ पर भगवान जी आज से जो नौका विहार शुरू होते हैं, यहाँ भगवान जी का प्रतिमूर्ति मदन मोहन, भूदेवी, श्रीदेवी और रामकृष्ण और पंच महादेव यहाँ आते हैं, आके यहाँ नौका विहार करते हैं। चंदन यात्रा 900 साल पुरानी परंपरा है। इससे भक्तों को गर्मी की तेज लहर से बचने के उपायों का संदेश दिया जाता है। ये महोत्सव दिन और रात में 2 सत्र में मनाया जाता है। रात में भगवान को गर्मी से राहत दिलाने के लिए चंदन के लेप का इस्तेमाल किया जाता है। इस महोत्सव में शरीक होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पुरी पहुँचे। ये तो इतना खूबसूरत मैंने त्योहार फेस्टिवल कहीं नहीं देखा। चंदन यात्रा के साथ त्रिमूर्तिपुरी के 3 रथों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस मौके पर भव्य सड़क पर रथखाला में एक विशेष पूजा आयोजित की गई। तीनों रथों की लकड़ी का विधि के मुताबिक पूजन किया गया। परंपरा के मुताबिक दोपहर में आज्ञामाला विजय अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें रथखाला में औपचारिक रूप से एक माला रथ निर्माण शुरू करने के लिए लाई जाती है। 3 लकड़ी के लट्ठे धौरा की पूजा की जाती है। कल रथ की लकड़ी पूजन के साथ ही रथ निर्माण के कार्य में आज से तेजी आ गई है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए फिलहाल रुकेंगे चाय पर चर्चा में ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आईपीएल में उमरान मलिक की। चलिए अब बात प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे का आज 3रा दिन है और आज वो फ्रांस में रहेंगे, जहां उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी। पीएम मोदी का यूरोप दौरा कूटनीतिक वजहों से चर्चा में तो है ही, लेकिन उनका अंदाज भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। श्रग गुप्ता जी हाँ, देखिए मोदी चाहे बर्लिन में रहे या फिर कोपेनहेगन में, यहाँ हमारे देश में अंदाज तो बोलता ही है। अपने अंदाज से सबका दिल जीत लिया। लोगों के साथ दिल खोल कर मिलना हो या फिर बच्चों के साथ खेलना हो या फिर ढोल बजाना हो, मोदी के हर अंदाज ने सुर्खियां बटोरी। देखिए मोदी के यूरोप दौरे की कुछ रंग। विदेशी धरती पर भारतीयता की ताक और हिंदुस्तान के गौरव का यह अद्भुत गान। पीएम मोदी जब भी विदेशी दौरे पर होते हैं, भारत की पहचान और देश की विरासत मानो उनके साथ चलती है। यूरोप के 3 दिनों के दौरे में पीएम मोदी के तमाम ऐसे ही रंग नजर आए। पीएम मोदी ने न केवल यात्रा की औपचारिकता निपटाई, बल्कि वक्त निकालकर विदेशों में बसे भारतीयों से भी मिले और उनको भारत की बात अपने अंदाज में सुनाई। अपने यूरोप दौरे के 2 दिन के दौरान पीएम मोदी एक सी ऊर्जा में नजर आए। यूरोप की धरती पर उनका वही सदाबहार मिजाज दिखा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। बर्लिन से लेकर डेनमार्क के कोपेनहेगन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत ने लोगों का दिल जीत लिया। पीएम बड़े ही प्यार से लोगों से मिले, बच्चों को दुलार किया, खुले दिल से लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और तो और ढोल पर हाथ आजमाकर अपने स्वागत के रंग को और भी चटक बना दिया। पीएम का यह अंदाज कोपेनहेगन में भी लोगों को खूब भाया। मोदी जी की जो सादगी है,
इतने डाउन टू अर्थ पर्सन है, ही इज जस्ट लाइक अस। तो जो उनका कनेक्शन है हम भारतीयों के साथ, और स्पेशली लग नहीं रहा था, मोदी जी इज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी। पंडित नेहरू के बाद पहली बार यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क में आए हैं, एंड मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच में जो देशों की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, इट वाज अमेजिंग बिकॉज वी आर गोना रॉक द वर्ल्ड विद दिस। हमारे अंदर देशभक्ति की जो भावना भरी हुई है उसको और बढ़ाया है। भारतीय समय के अनुसार पीएम आज की रात फ्रांस में गुजारेंगे। पीएम मोदी रात 9:15 बजे पेरिस पहुंचेंगे, जहां वो रात 10:30 बजे एलएसी पैलेस जाएंगे, जहां उन्हें द्विपक्षीय बैठक में शामिल होना है। फ्रांस में पीएम मोदी का दोबारा राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात का कार्यक्रम है। मैक्रोन और मोदी पहले भी कई बार मिल चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री काफी अच्छी है, लिहाजा पीएम के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती मिलने की संभावना है। बर्लिन से लेकर कोपेनहेगन तक पीएम ने न केवल अपने भाषण से लोगों का दिल जीता, बल्कि फैशन स्टेटमेंट के मामले में भी पीएम लाजवाब नजर आए। सबसे ज्यादा चर्चा उनकी शॉल ने बटोरी। अपने 3 दिनों के कार्यक्रम में पीएम ने व्यस्तता के बीच भी भारतीयों से संवाद का वक्त निकाला और यूरोप में बसे भारतीयों तक ये संदेश भी पहुंचाया कि भारत आज भी अपने प्रवासियों को उसी शिद्दत से याद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के उत्तराखंड के दौरे की। योगी आदित्यनाथ का अपने पैतृक गांव पंचूर यमकेश्वर में आज ये दूसरा दिन है। योगी आदित्यनाथ अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे अनंत के चूड़ाक्रम संस्कार में शामिल हुए। उत्तराखंड की स्थानीय परंपरा है और परंपराओं के अनुसार बाल काटने से पहले उनको हल्दी लगाई जाती है। इस मौके पर परिवार की महिलाओं ने उत्तराखंडी लोक नृत्य भी किया और इससे पहले सीएम योगी सुबह सुबह गांव के दौरे पर निकले और लोगों से मुलाकात भी की। उसके बाद गांव के ही लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी और उन पर विचार करने का सभी को उन्होंने इस दौरान आश्वासन दिया। पटना लिए चलते हैं अब आपको, जहां भव्य इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार हो गया है और करीब 12 साल की मेहनत के बाद 100 करोड़ की लागत से इस्कॉन मंदिर तैयार हुआ है। अक्षय तृतीया के मौके पर इस मंदिर का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, देखिए इस्कॉन मंदिर का नाम बिहार का गौरव रखा गया है। इस मंदिर परिसर में ऑडिटोरियम, मंदिर, रेस्टोरेंट, मल्टीपर्पस हॉल और गेस्ट हाउस तक शामिल है। और क्या कुछ खासियत है इसकी, वो देखिए इस रिपोर्ट में। ये भक्ति का खुमार है। आस्था का सैलाब है। कान्हा के भक्तों पर श्याम रंग चढ़ा है। श्री कृष्ण के अनुयायियों को इस्कॉन मंदिर के रूप में बड़ी सौगात मिली है। अक्षय तृतीया के मौके पर पटना के भव्य इस्कॉन मंदिर का अनावरण हुआ। देश के चौथे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। श्री राधा बांके बिहारी मंदिर में मंगलवार को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्तियां स्थापित कर दी गईं। मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। कीर्तन और यज्ञ समेत इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का दरवाजा खोल दिया गया। तो बहुत खुश हैं और बिहार वासी भी बहुत खुश हैं, क्योंकि पटना में ये पहला मंदिर है जो इतना भव्य और इतना सुंदर है। मंदिर में राधे बांके बिहारी के साथ ललिता विशाखा की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। राम दरबार में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की मूर्ति भी स्थापित हैं। इस्कॉन मंदिर की खूबसूरती देखने लायक है। अंदर से जितना भव्य, बाहर से उतना ही आकर्षक है। नागर शैली में बने मंदिर में राजस्थान से लाया गया मकराना का संगमरमर लगा है। 2 एकड़ क्षेत्र में फैले मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। इस मंदिर को 84 खंभों के सहारे बनाया गया है। मथुरा और गुजरात के बाद पटना देश का तीसरा मंदिर है जिसमें 84 खंभा पुरातन तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस 4 मंजिला इमारत को सेमी अंडरग्राउंड बनाया गया है जिसमें एक भक्ति कला क्षेत्र है। पहली मंजिल पर प्रसादम हॉल है जिसमें करीब 1000 लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके गर्भगृह में एक साथ 5000 लोग दर्शन पूजन कर सकते हैं।
इस्कॉन मंदिर में एक गौशाला भी बनाई गई है। इसमें 500 से अधिक गायें रखी गई हैं। जानकारी के मुताबिक उन्हीं गायों के दूध से भगवान के लिए प्रसाद बनाकर उन्हें भोग लगाया जाएगा और फिर श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। इंतजार तो बरसों से था, लेकिन मुराद अब जाकर पूरी हुई है। 100 करोड़ की लागत से बने इस मंदिर को बनाने में 11 साल लगे। मंदिर को बनाने के लिए 2007 में भूमि पूजन किया गया था। साल 2010 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2021 तक इस मंदिर को पूरी तरह बनाकर तैयार कर दिया गया। इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन 2021 में ही होना था, लेकिन कोरोना की वजह से अब 1 साल बाद इस मंदिर की सौगात भक्तों को मिली है। पटना से राजेश कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं असम का। असम के शिवसागर जिले को मंदिरों और झीलों का शहर माना जाता है। नीलकंठ की नगरी माने जाने वाले शिवसागर को एक नया रंग देने की मुहिम शुरू की गई है ताकि इसे अलग पहचान मिल सके। बिल्कुल पिंक सिटी जयपुर की तर्ज पर ही शिवसागर को ब्लू सिटी बनाया जा रहा है। दरों दीवारों को नीले रंग में रंगा जा रहा है और यहाँ जनता भी प्रशासन की इस मुहिम से बेहद खुश नजर आ रही है, कदम से कदम मिला रही है। असम का शिवसागर जिला मंदिरों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। झीलों के इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है ताकि शहर को देश के अन्य शहरों के मुकाबले एक अलग रूप मिल सके। शिवसागर में कई तालाब भी हैं और उनका पानी नीला है। यही नहीं, शिवसागर को भगवान शिव की नगरी भी माना जाता है और भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इसी वजह से शिवसागर को नीले रंग में रंगने की शुरुआत की गई है ताकि आने वाले 3 से 4 महीने में इसे ब्लू सिटी का दर्जा हासिल हो सके। पानी का जो कलर होता है ना, वो मेनली नीला ही होता है, तो इसीलिए हम लोग ये ब्लू ही सिलेक्ट किया। और एक दूसरा बात है कि भगवान शिव जी का दूसरा एक नाम है नीलकंठ, तो उसका हिसाब से ये कलर मतलब सिलेक्ट किया हम लोगों ने। जिला प्रशासन की इस मुहिम से यहाँ की जनता में भी काफी खुशी देखी जा रही है। नीलकंठ शिवसागर नील सिटी ब्लू सिटी होने से कितना सुंदर नाम है, ये भगवान की नाम है। और फिर ब्लू पिंक सिटी जैसा राजस्थान को बोलते हैं जयपुर को, हमारे यहाँ पर ब्लू सिटी हो जाएगा। और इससे अलावा क्या चाहिए हम लोग को। शिवसागर का इतिहास काफी पुराना है। ये अहोम साम्राज्य की राजधानी रहा है। 1699 से 1788 के बीच असम में अहोम साम्राज्य स्थापित था। उस वक्त इसे रंगपुर के नाम से जाना जाता था। शिवसागर झील की वजह से इसका नाम शिवसागर पड़ा। यहाँ पर भगवान शिव के कई मंदिरों के साथ कई प्राचीन धरोहर भी मौजूद हैं। दरअसल शिवसागर को अलग पहचान मिले, इसलिए इसे पिंक सिटी जयपुर के तर्ज पर ब्लू सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि असम आने वाले सैलानी इस शहर की ओर आकर्षित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकाल के दरबार में पहुंची हैं तनुश्री दत्ता। हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चाय पे चर्चा। करीब 2 साल बाद भाईजान की ऐसी तस्वीर उनके चाहने वालों को दीदार हुई है। मौका ईद का था और सलमान खान के घर के बाहर हजारों फैंस का जमावड़ा था। कोरोना के कारण बीते 2 सालों से ईद पर सलमान के फैंस को निराशा हाथ लग रही थी, लेकिन इस बार उनके भाईजान ने निराश नहीं किया। घर की बालकनी पर आकर अपने चाहने वालों को ईद की मुबारकबाद दी, हाथ हिलाकर अभिवादन किया, हाथ जोड़कर घर के बाहर जमा फैंस का अभिनंदन किया।
सलमान खान को देखकर उनके फैंस सल्लू सल्लू चिल्लाने लगे। भाईजान को देखकर उनके चाहने वालों को तो मानो उनकी ईदी मिल गई हो। हर किसी के हाथ में मोबाइल था और हर लम्हे को कैमरे में कैद कर रही थी। सलमान खान की ईद वाली पार्टी साल की खास पार्टियों में से एक होती है, लेकिन इस बार ईद पार्टी के होस्ट भी बदल गए थे और पार्टी का वेन्यू यानी जगह भी बदली थी। ईद की ये स्पेशल पार्टी सलमान खान की बहन अर्पिता खान के घर पर रखी गई थी। बीती रात बॉलीवुड सितारे ईद का जश्न मनाने के लिए अर्पिता खान के घर पर जमा हुए। अर्पिता खान की पार्टी में बॉलीवुड सितारे काफी ग्लैमरस अंदाज में पहुंचे थे। ईद पार्टी में रंग जमाने के लिए सलमान खान सबसे पहले जा पहुंचे। पार्टी में सलमान खान के ब्लैक लुक ने फैंस का दिल जीत लिया। करिश्मा कपूर भी अपने पुराने दोस्त के साथ ईद मनाने पहुंची। वहीं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण हाथों में हाथ डालकर अर्पिता खान की पार्टी में पहुंचे थे। पार्टी के दौरान आयुष शर्मा और तुषार कपूर भी मीडिया के सामने जमकर पोज देते नजर आए। सोनाक्षी सिन्हा हरे रंग का आउटफिट पहनकर ईद मनाने पहुंची थी। सोनाक्षी सिन्हा पार्टी में जाने से पहले कैमरे के आगे जमकर पोज दी। इन सब के अलावा कंगना रनौत, शहनाज गिल, जैकलिन फर्नांडिस, हिमेश रेशमिया, कियारा आडवाणी, दिया मिर्जा, संजय कपूर, रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा समेत तमाम फिल्मी सितारों ने ईद वाली पार्टी में 4 चांद लगाए। उधर ईद के मौके पर बॉलीवुड में किंग खान शाहरुख खान भी अपने प्रशंसकों के सामने आए। मुंबई में अपने बंगले मन्नत से शाहरुख अपने खास अंदाज में अपने फैंस के सामने आए और उनको ईद की शुभकामनाएं देने के साथ उनके साथ दुआ सलाम की। शाहरुख की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर सुबह से ही हजारों की संख्या में उनके फैंस खड़े थे। शाहरुख ने इस मौके पर अपने फैंस के साथ एक सेल्फी भी ली और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। शाहरुख को सामने देखकर फैंस काफी उत्साहित दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन का। जी हां, आपको बता दें कि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु उज्जैन जाते हैं। महाकाल में भक्तों की अगाध आस्था है, श्रद्धा है। बॉलीवुड सितारे भी महाकाल के दरबार में माथा टेकने से पीछे नहीं हटते। और बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता भी महाकाल के दर्शन के लिए गई, लेकिन इस दौरान रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आस्था बाबा महाकाल की तरफ और ज़्यादा बढ़ गई। अब हुआ क्या, देखिए ज़रा। हैं जो कालों के काल हैं वही भगवान शिव महाकाल हैं। तनुश्री दत्ता पूरी आस्था के साथ महाकाल के दर्शन करने जा रही थीं। ऐसे में उनका बुरा कैसे हो सकता था। महाकाल की कृपा से कार का ब्रेक फेल होने के बाद भी तनुश्री को सिर्फ मामूली चोटें ही आई हैं और इसलिए हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के बाद तनुश्री सबसे पहले बाबा महाकाल का दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान और आस्था के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उनका बहुत बहुत आभारी हूँ महाकाल बाबा की कि उन्होंने मेरी जान बचाई और मैं हमेशा यही प्रार्थना करूँगी कि सभी भक्तों के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे और मेरे ऊपर भी उनकी कृपा बनी रहे।
शंभो शिव शंभो शंभो। कुल मिलाकर कहा जाए तो तनुश्री पर आने वाला संकट महाकाल की कृपा से टल गया और इस हादसे से भक्त और भगवान का रिश्ता और मजबूत हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मतलब इतनी शौकीन लड़कियां फोन की, मतलब लाइफ ही नहीं है इंस्टा के अलावा, व्यूज ही नहीं आ रहे शगुफ्ता यार ना, तो कुछ फोकस करना पड़ेगा। मैंने आज ही पोस्ट किया है, प्लीज जाकर के देखिए। और मैं ही नहीं, कई जो बॉलीवुड सितारे उन्होंने भी पोस्ट किया है, और हमारी सेलिब्रिटी एंकर्स ने भी पोस्ट किया है, देखिए जाकर। हाय, हेलो, मैं काजल, और तुम? मैं लिपस्टिक। तुम्हारा नाम क्या है? साइलेंट लेडी। साइलेंट लेडी, ये कैसा नाम है? शांताबाई। शांताबाई, शांता। यार तू मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं देता, मुझे कोई गिफ्ट दे। अच्छा ठीक है बाबा, गोल्ड रिंग दूंगा, चलेगा? नहीं, कुछ बड़ा दे। ट्रक का टायर। हे भगवान, हम पति बड़ा परेशान रहता है, हम पति का सब तकलीफ और दुख दूर कर दीजिए भगवान। अभी तुझे ऊपर बुलाता हूँ। हेलो, कैसी हो डियर? तुम मुझे मिस कर रही होगी, सोचा कॉल कर लूं। इतना ही प्यार आ रहा है तो झगड़ा क्यों किया था सुबह सुबह? ओ साला, घर का ही फोन लग गया। लोग धन देखते हैं, हम रिश्तों की दौलत कमाते हैं। लोग मंजिल देखते हैं, हम सफर में साथ निभाते हैं। लोग दोस्ती करते हैं, हम दोस्ती निभाते हैं। यही हमारा और आपका चाय जैसा मीठा रिश्ता है। मैं एक बार वाह कर दूं, ये बहुत उम्दा बिल्कुल। था, कमाल का लिखा है। देखिए, दोस्ती का रिश्ता खुदा से ऊपर होता है, लेकिन पता तब चलता है जब वो जुदा होता है। जाने का वक्त है, लेकिन इंतजार की घड़ियां अभी शुरू हो रही हैं। बिल्कुल, तो कल की हसीन मुलाकात के लिए आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, और हम सबका मानना है कि इंतजार का फल चाय पे मिलता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। तो ऐसे रिश्ते बनते कहाँ? बस चाय पे। तो कल शाम 5 बजे रिश्तों की डोर को करेंगे और मजबूत। आइएगा ज़रूर गुड न्यूज़ टुडे पर।